वेलकम टू CIZ प्लस। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं यूपीपीएससी ए सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस। जैसा कि जानते हैं 1 नवंबर को एग्जाम है, 1 महीना ही लगभग रह गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये आप लोगों को अपनी प्रेपरेशन को एक एंडिंग देने का, एक स्मूथ एंडिंग देने का। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं तो रिकमेंड किया जाता है लास्ट के टाइम पे कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए ही आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर सारे के सारे लगा लें तो बहुत हेल्प हो जाती है। आप लोगों को एक मेंटल बिल्डअप मिल जाता है कि मैंने अगर प्रीवियस ईयर पिछले जो पेपर हुआ था 2013 में उसके अगर सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो नए क्वेश्चन में ऐसा क्या पूछ लेंगे, सिलेबस तो सेम ही है ना। तो इसीलिए और साथ के साथ फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाते हैं। कोई टॉपिक अगर हमसे छूट गया हो वो पता चल जाता है कि मेरी क्या टॉपिक वीक रह गया है, कौन सा सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उस सब्जेक्ट की ज़्यादा अच्छे से रिवीजन रखूं। तो ये सारे बेसिक बेनिफिट्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। अगर आपने मेरी प्रीवियस ईयर वीडियोस चेक नहीं की हैं तो आप लोग वो देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो के किसी भी टाइम पे, अपनी प्रिपरेशन के किसी भी टाइम पे ये लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है, सिलेक्शन में कुछ अप टॉपसी टर्वी लग रहा है मुझे, तो क्या कर सकते हैं आप लोग, हमारा यूपीपीएससी ए लमसम पैक विजिट कर सकते हैं। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन के लिए। हमारे एक्सपर्ट्स ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल एनालिसिस करके इस कोर्स को डिज़ाइन किया है, वीडियोस को डिज़ाइन किया है ताकि यूपीपीएससी के लमसम एक शॉर्ट टर्म कोर्स मिले आपको। 1 महीने की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स है। इसमें क्या होगा, 10 to 15 रेलिवेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस मिलेंगी आपको, शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी, फॉर्मूला बेस्ड वीडियोस मिलेंगी, इजी कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे ताकि जल्दी से जल्दी यूपीपीएससी की जो अप्रोच है उससे समझाया जाए। साथ ही साथ पर सब्जेक्ट 3 क्विजेज हैं। साथ ही साथ आपको लाइव डाउट सेशन मिलेगा। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इस टाइम पे। डाउट्स हमेशा नेगेटिविटी प्रोड्यूस करते हैं। आपको लगता है कि मुझे ये नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, उसके लिए आप डाउट पूछ सकते हैं। आपको 24 आवर्स के विदिन में आंसर किया जाएगा। तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं www.cizplus.com। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स बहुत यूजफुल हैं। स्पेशली ये कोर्स हमारा टॉप रेटेड कोर्स है। आई होप इसको आप विजिट करेंगे। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसका एक प्रीवियस पार्ट भी है, अगर आपने वो नहीं देखा उसको चेकआउट कर लीजिए। ये स्ट्रक्चर एनालिसिस का सेकेंड पार्ट है। इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला हुआ द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स एट ऑल मेंबर्स मीटिंग एट एनी जॉइंट इज ऑलवेज। देखो, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, बेसिकली एक स्टिफनेस मेथड है, इक्विलिब्रियम मेथड है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स को सॉल्व करने का। इसमें होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई जॉइंट है, ये पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ और इन सब की अपनी अपनी एंड कंडीशन है। ये एक जॉइंट है, रिजिड जॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। और इनकी अपनी अपनी एंड कंडीशन मतलब यहाँ पे लेट से फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर है, यहाँ पे स्लाइडर है, यहाँ पे फ्री सपोर्ट है, यहाँ पे कुछ और है। कितने भी मेंबर इससे कनेक्टेड हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई एम मोमेंट लगा रहा हूँ तो ये मोमेंट इन मेंबर्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। मोमेंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, यहाँ इसमें आ जाएगा एम ए एफ, इसमें आ जाएगा एम ए ई, ऐसे ऐसे सिमिलरली हर मेंबर का अपना मोमेंट आ जाएगा। ये मेंबर, ये कौन डिसाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो फैक्टर आएगा एंड कंडीशन के बेस पे वो डिसाइड करता है इसको। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सारे मेंबर्स का मिला के अगर देखा जाए वो होता है 1। जैसे रेशो में होता है, सारी रेशो, सारी फ्रैक्शन को अगर मिला दिया जाए तो 1 बनता है। सारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स को अगर मिला दिया जाए, अगर इसका 0.5 है, इसका 0.1 है, इसका 0.2 है, सबका मिला दिया जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 रहता है, क्योंकि एक से ही वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बेसिकली। इस m को ही तो तोड़ना है, एक होल क्वांटिटी को तोड़ना है। तोड़ के जब बनाओगे तो होल ही तो बनेगा। तो 1 को अगर तोड़ोगे तो वो नेट में अगर उनको सबको सम करोगे तो उसका आंसर आएगा 1। क्लियर है ये चीज? आगे चलें। इन कॉलम एनालॉजी मेथड द एरिया ऑफ एन एनालॉगस कॉलम फॉर अ फिक्स्ड बीम ऑफ स्पैन L एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI इज टेकन एज। अब ये कॉलम एनालॉजी मेथड बहुत लोगों को नहीं पता होता, मैं मानता हूँ बिल्कुल, कई बार सिलेबस में भी नहीं होता, ना हम लोग नहीं पढ़ते। कॉलम एनालॉजी मेथड जो है
ये एक फोर्स मेथड है। फोर्स मेथड मतलब जहां पे फोर्सेस अननोन होती हैं। कंपैटिबिलिटी मेथड है बेसिकली। कॉलम एनालॉजी मेथड क्या कहता है? कॉलम एनालॉजी मेथड यूज होता है रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर्स के लिए, रिजिड बीम के लिए। जैसे कि अगर मेरा कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, रिजिड बीम है, कहीं पे पी लोड लगा हुआ है किसी भी पॉइंट पे, ऐसे स्ट्रक्चर जो रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके एंड पॉइंट्स रिजिड होते हैं, उसके लिए कॉलम एनालॉजी मेथड लगता है। इसमें करना क्या होता है, बोलते हैं कि दो एंड्स पकड़ो ए और बी बीम के, और इनको मान लो कॉलम, ठीक है, और एक ऐसा एरिया बनाते हैं कॉलम का। ये पूरा एक ये कॉलम है, कॉलम की क्रॉस सेक्शन है ये, ठीक है, ये कॉलम की क्रॉस सेक्शन है जिसकी लेंथ है एल, बीम की लेंथ लेते हैं, और इसका ये जो विड्थ वाला पार्ट होता है ये होता है 1/EI। ये फिक्स है, मेथड की थ्योरी है। तो पूछ रहा है कॉलम एनालॉजी मेथड में एरिया ऑफ एनालॉगस कॉलम, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ एनालॉगस कॉलम। इस बीम का एनालॉगस कॉलम बनाते हैं, वो है ये एनालॉगस कॉलम। उसमें फॉर फिक्स्ड बीम, इसमें पूछ रहा है एरिया ऑफ एनालॉगस कॉलम, इसका एरिया पूछ रहा है। कॉलम का एरिया पूछना मतलब कॉलम के क्रॉस सेक्शनल का एरिया पूछना। रेक्टेंगुलर कॉलम बनता है, रेक्टेंगुलर कॉलम का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ एल इंटू EI। इसका आंसर आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू L/EI। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, पहला ही ऑप्शन है L/EI। क्लियर है? मेथड चाहे सॉल्व करना आता ना आता, उसकी थ्योरी तो पता होनी चाहिए। थ्योरी में क्या कहता है, रिजिड बीम लो, उसकी एनालॉगस कॉलम बनाओ, उसका एरिया चेक करो, उसका आगे और फर्दर स्टेप्स होते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मेरे को बताने की था कि कॉलम कैसे बनाते हैं, एनालॉगस कॉलम कैसे बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं, लेंथ L होती है, विड्थ 1/EI होती है, एरिया L/EI आ जाता है। दिस इज ऑल अबाउट कॉलम एनालॉजी मेथड। फोर्स मेथड है ये भी पता चला हमें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A rigid jointed plane frame is shown below will have, देखो स्वे या नॉन स्वे का क्वेश्चन है, पूछ रहा है स्वे टू राइट, स्वे टू लेफ्ट, नॉट स्वे या नन ऑफ द अबव। मेरी बात एक गांठ बांध के सुन लो, स्वे तब नहीं करता, एक इलॉटली कंडीशन स्वे की है, ये है, ज्यादा इधर उधर में पढ़ना ही नहीं है। स्वे फ्रेम तब नहीं करता जब सब कुछ सिमेट्रिकल हो, लोडिंग सिमेट्रिकल हो, कॉलम की लेंथ सिमेट्रिकल हो, कॉलम की डायमेंशन, कॉलम की फ्लेक्सिबल रिजिडिटी, सब कुछ सिमेट्रिकल हो। अगर सिमेट्रिकल का मतलब कि अगर मैं ऐसे, ये अगर मेरा ये फ्रेम है, पोर्टल फ्रेम है, और अगर मैं इसको बीचों बीच से काट दूं तो दोनों बिल्कुल मिरर इमेज रहें, किसी भी तरह से सपोर्ट कंडीशन, कॉलम की लेंथ, हर तरह से मिरर इमेज रहें, तब फ्रेम स्वे नहीं करेगा। और लेटरल फोर्स नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली लेटरल फोर्स भी नहीं रहेगी तभी भी सिमेट्रिकल रहेगा। तभी सिमेट्रिकल रहेगा, तभी नॉन स्वे रहेगा, वरना हर केस में स्वे करेगा। इस केस में क्या प्रॉब्लम है, स्वे क्यों कर रहा है, क्योंकि इस कॉलम की लेंथ L है और इस कॉलम की लेंथ ज्यादा है, इस कॉलम की लेंथ कम है, तो ये आपस में मिरर इमेज नहीं बन रहे, सिमेट्रिकल नहीं है। अब देखना है स्वे राइट को करेगा या लेफ्ट को करेगा, ये कौन डिसाइड करता है, कॉलम की स्टिफनेस। स्टिफनेस कैसी होती है कॉलम की, कॉलम स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है जनरली E/L, EI/L, सॉरी, EI/L डिसाइड करता है। इसने EI के बारे में तो दिया नहीं हुआ, मैं मान लेता हूं इसका EI और इसका EI सेम है, लेकिन इसका लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है लेट से, तो इसकी स्टिफनेस होगी EI/L1, जो कि EI/L2 से कम होगी, क्योंकि L1 बड़ा है और L1 डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर बड़ा है उसके डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा, इसकी स्टिफनेस कम होगी, उसकी स्टिफनेस ज्यादा होगी। और गांठ बांध लो इस बात को, कॉलम उस डायरेक्शन में स्वे करता है जहां पे कॉलम वीक होता है, जहां पे स्टिफनेस कम होती है, वीकर साइड स्वे करता है, स्ट्रॉन्गर साइड वीकर साइड को दबा देता है, डोमिनेट कर देता है। ये वाला उधर को अपनी डायरेक्शन में स्वे नहीं होगा, बल्कि वीकर साइड को कहेगा तू पड़े हट, तू साइड हो जा, तो ये वीकर साइड में स्वे हो जाएगा, ऐसे स्वे होगा ये कॉलम। समझ रहे हो, इधर को स्वे कर जाएगा ये। फिगर ठीक नहीं बनी है, लेकिन आप लोग समझ गए, पॉइंट समझ गए। तो ये किस डायरेक्शन में स्वे हुआ, लेफ्ट की तरफ स्वे हुआ है।
इसका आंसर आएगा स्वे टू द लेफ्ट। किसने बताया डायरेक्शन? स्टिफनेस ने। EI/L1 इसका, इसलिए कॉलम की स्टिफनेस कम थी, ये कॉलम की स्टिफनेस ज्यादा थी। और कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बेसिक्स से चलना है हमेशा, अपना सोच के नहीं चलना कि अच्छा इधर झूल जाएगा उधर झूल जाएगा, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। जो लॉजिक है उसी से चलना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इन अ स्ट्रक्चरल एनालिसिस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। हमें पता है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, जैसे बहुत सारे मेथड हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन है, क्लैपेरॉन मेथड है, कॉलम एनालॉजी मेथड है, या फिर स्टिफनेस मेथड है, फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स मेथड, बहुत सारे मेथड हैं। उनकी दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड होते हैं। वो पहले मेथड होते हैं फोर्स मेथड, दूसरे मेथड होते हैं स्टिफनेस मेथड। तो ये स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड कैसा मेथड है? ये मेथड है स्टिफनेस मेथड। क्यों? स्टिफनेस मेथड वो मेथड होते हैं जिनमें मेरी स्लोप्स और डिफ्लेक्शन को हम लोग अननोन मानते हैं। स्लोप्स और डिफ्लेक्शन को अननोन मानते हैं। उस मेथड स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में क्या होता है, हम लोग स्लोप्स को और डिफ्लेक्शन को वेरिएबल मान के उस जॉइंट्स पे हर जगह पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं और स्लोप्स और डिफ्लेक्शन निकालते हैं और उससे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। तो ये काम है स्टिफनेस मेथड का। और फोर्स मेथड कौन से होते हैं? जिनमें हम फोर्स को अननोन मानते हैं, जिसमें फोर्सेस अननोन होती हैं, जैसे कि मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन या फिर कॉलम एनालॉजी मेथड। ये सारे मेरे फोर्स मेथड है। आई होप क्लियर है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कानीज मेथड या फिर मेरा स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, ये सारे स्टिफनेस मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू हिंज्ड पैराबोलिक आर्च एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर विल बी। टू हिंज्ड पैराबोलिक आर्च कैसी होती है? मतलब उसके सेंटर पे हिंज नहीं होता। ये आर्च है ऐसी, यहां बोल रही है आर्च है ऐसे लगी हुई है। अब इसका मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कर रहा है इंक्रीज, इंक्रीज करता है ना तो टेम्परेचर। इसके पास आर्च के साथ प्रॉब्लम क्या है? आर्च करना चाहेगी एक्सपेंड, आर्च एक्सपेंड करना चाहेगी, फैलना चाहेगी अपने डायरेक्शन में। ऐसे मैं ये कह रहा हूं, आर्च ऐसे करना चाहेगी ना, खुलना चाहेगी, समझ रहे हो? फैलना चाहेगी। लेकिन हमने किससे रेजिस्ट कर रखा है? उनको हिंजेस से, लेटरल जाने नहीं दे रहे। तो उसको कौन रेजिस्ट करेगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेरा आर्च ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करना चाहेगी। उनको एक्सपेंड करने को कौन रोकेगा? सपोर्ट्स, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बढ़ जाएगी, समझ रहे हो? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये आर्च फैलने की कोशिश करेगी, इसको धकेलने की कोशिश करेगी। लेकिन उनको कौन रोक के रखेगा? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। जितना टेम्परेचर बढ़ाया उतनी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बढ़ेगी। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अ पिन जॉइंटेड फ्रेम इज शोन इन द फिगर। पिन जॉइंटेड फ्रेम दिया हुआ, देखते हैं पूछा क्या गया उसके बारे में। क्या ये परफेक्ट फ्रेम है? क्या ये रिडंडेंट फ्रेम है? क्या ये डेफिशिएंट फ्रेम है? या नन ऑफ द अबव? बताया था प्रीवियस वीडियो में भी। परफेक्ट फ्रेम की क्या डेफिनेशन होती है? परफेक्ट फ्रेम होता है जहां पे m = 2j-3 हो। परफेक्ट फ्रेम मतलब स्टैटिकली डिटर्मिनेट फ्रेम, जो सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बाद ही सॉल्व हो जाए, ऐसा फ्रेम। परफेक्ट फ्रेम की कंडीशन ये होती है। रिडंडेंट फ्रेम ये होता है परफेक्ट। रिडंडेंट का मतलब मेंबर ज्यादा या फिर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो गया, ये होता है रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब मेंबर एक्स्ट्रा हो गए। और डेफिशिएंट फ्रेम समझ आ रहा है? जहां पे मेंबर परफेक्ट कंडीशन से कम है, डेफिशिएंट। बस इन तरीकों में ये गिनती करवाते हैं हमसे। गिनती कर लो भाई, मेंबर्स काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेंबर्स कितने आए? 10। अब काउंट करो जॉइंट्स। जॉइंट्स में सारे जॉइंट्स काउंट करने होते हैं, येलो से दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 जॉइंट्स कितने आए? 6। कैलकुलेट करो, 2j-3 को कैलकुलेट करो। 2 × 6 - 3, ये आया 2 × 6 = 12 - 3 9
मतलब कौन सी कंडीशन आई, m ग्रेटर देन 2j माइनस 3 आई, क्यों, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 9 आया, तो कौन सी कंडीशन आई, रिडंडेंट फ्रेम है, मेंबर जरूरत से ज्यादा है, रिडंडेंट फ्रेम है। और कौन सा मेंबर ज्यादा है पता क्या, ये वाला मेंबर ज्यादा है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि परफेक्ट फ्रेम में ओनली ट्राइंगल्स बनते हैं, ट्राइंगल से ज्यादा कोई मेंबर नहीं आता। यहाँ पे अगर ये हटा भी दो तो सारी फिगर्स में एक ट्राइंगल बनेगा, ये फिगर ने अपना ही एक एक्स्ट्रा मेंबर लग रहा है, इसकी जरूरत नहीं है परफेक्ट फ्रेम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिग्री ऑफ स्टैटिक indeterminacy ns and degree of kinematic indeterminacy nk for the plane frame as shown neglecting axial deformation are given by, देखो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूछी हुई है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी पूछी हुई है, निगलेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट का मतलब कि बीम एक्सियल डायरेक्शन में कहीं भी नहीं जा सकती, एक्सियल डिफॉर्मेशन अलाउड नहीं है, एक्सियल मूवमेंट अलाउड नहीं, वो मैं साथ साथ करते करते बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। मेरा सबका तरीका इसमें अलग अलग होता है, आप लोगों को मेरा तरीका अच्छा लगता है तो वो यूज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी अलग अलग निकालता हूँ, ठीक है, इन दोनों का सबमिशन होता है टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। इस बीम में इंटरनल इंडिटरमिनेसी है ही नहीं, क्यों, इंटरनल डिटरमिनेसी तब आती है जब क्लोज्ड बॉक्सेस होते हैं। अगर कोई ऐसा बीम होती, ऐसी अगर बीम होती तब आता, ये क्लोज्ड बॉक्सेस की वजह से मेरी इंटरनल इंडिटरमिनेसी आती है। यहां तो सब कुछ ओपन है, ओपन में इंडिटरमिनेसी नहीं आएगी इंटरनल, तो सारी की सारी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी आएगी, जो कि आसान है। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी के लिए क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ रिएक्शंस देखते हैं, कितने रिएक्शन आ रहे हैं। यहाँ पे देखो इस सपोर्ट पे कितने, आपको दिख रहा है ना ये सपोर्ट, मैं इधर बना देता हूं, यहाँ पे ये है मेरा फिक्स्ड सपोर्ट, ये है मेरा हिंज सपोर्ट, और ये भी है मेरा हिंज सपोर्ट। इस इधर फिक्स सपोर्ट पे प्लेन कंडीशन में कितने रिएक्शन आते हैं, 3 रिएक्शन। यहाँ पे कितने रिएक्शन आते हैं, 2 रिएक्शन, मोमेंट का रिएक्शन नहीं आएगा। यहाँ पे कितने, 2 रिएक्शन। तो एक्सटर्नल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी होती है नंबर ऑफ रिएक्शन, टोटल रिएक्शन R-3। R कितना है, 3 + 2 + 2 7, 7 - 3 4 आ गया, 4 ही मेरा NS आएगा। तो NS तो पता चल गया 4, और इसमें अब लोग मैं ये हटा के साफ कर देता हूं थोड़ा, और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बताता हूं। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का मतलब होता है जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। मैं जॉइंट बाय जॉइंट चलता हूं। रिजिड जॉइंट कभी मूव करता है क्या, किसी भी डायरेक्शन में, ना रोटेट होता, ना एक्स की डायरेक्शन में जाता, ना वाई की डायरेक्शन में, तो इसकी जॉइंट डिस्प्लेसमेंट होती है 0। किसी दूसरे कलर से दिखाता हूं, इसकी जॉइंट डिस्प्लेसमेंट होती है 0। अब इसकी जॉइंट डिस्प्लेसमेंट वैसे तो 3 होती है एक रिजिड जॉइंट की जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये ना तो वाई की डायरेक्शन में जा सकता, क्यों, ये कॉलम एक्सियल डिफॉर्मेशन अलाउड नहीं है, ना ही ये एक्स की डायरेक्शन में, ये बीम छोटी हो सकती, तो इसकी एक्सियल डिफॉर्मेशन तो अलाउड नहीं है। तो लेकिन रोटेशन अलाउड है। तो एक तो इसकी हो गई रोटेशन, और एक होता है ये स्वे भी हो सकता है, ये फ्रेम स्वे भी हो सकता है। स्वे का सिर्फ एक ही लेंगे, एक ही, क्योंकि इनका स्वे कॉमन है, तो स्वे को हम एक ही बार कंसीडर करते हैं। तो इसकी जॉइंट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 2। अब इसके बारे में भी, ना तो ये ऊपर जा सकता, ना ही ये बीम एक्सपेंड हो सकती है एक्सियली, तो इसकी भी सिर्फ रोटेशन पॉसिबल है जॉइंट की, लेकिन स्वे भी तो है। सर स्वे को नहीं लेंगे, स्वे को हमने एक बार कंसीडर कर लिया, स्वे सबका कॉमन है, बार बार कंसीडर नहीं करना। इसकी भी एक, इसकी भी एक, और हिंज की कितनी होती है, 2 होती है नहीं सॉरी, हिंज की भी एक और हिंज की भी एक, 2 नहीं आएगी, क्योंकि हिंज रोलर नहीं है, सिंपल हिंज है। सिर्फ रोटेशन, ना तो रोलर, ना तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में कुछ, ना वर्टिकल कंडीशन में। तो ऐड कर लो, 2 + 1 + 1 + 1 6 आ जाएगा। एन के कितना आएगा, 6, सॉरी, क्लियर है। अगर आपका अपना मेथड है वो भी सही है। कुछ लोग क्या करते हैं, टोटल
काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकाल के नंबर ऑफ मेंबर्स माइनस करते हैं, उससे एक्सियल डिफॉर्मेशन से आती है, वो भी सही है। मेरा तरीका ये है। तो NS कितना आया 4, NK कितना आया 6। आगे बढ़ सकते हैं। The fixed end beam of span L is subjected to a uniformly distributed load W per unit length. If beam has constant flexural rigidity, the fixed end moment is, देखो इसने तो फॉर्मूला ही पूछा हुआ है। अगर ऐसी एक बीम है, फिक्स्ड एंड बीम है, दोनों तरह फिक्स है, लोड इंटेंसिटी है W की और ये है L लेंथ, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट पूछे हुए हैं, ये मोमेंट पूछे हुए हैं इसने। यहाँ दोनों की तरफ मोमेंट लगते हैं WL²/12 का, ये याद रखना है हमेशा। और अगर फॉर्मूला पता करना है तो ये होता है फिक्स्ड एंड मोमेंट्स के कुछ फॉर्मूले हैं ये। यहाँ होता है PAB²/L², यहाँ होता है PBA²/L², ठीक है। और यहाँ अगर ये सेंटर में लगता है तो यही फॉर्मूला बन जाता है PL/8। क्लियर है ये चीज? बस इधर क्या पूछा था इसने, फिक्स्ड एंड मोमेंट पूछा था। अगर रिजिड बीम है उस पर टोटल पूरे स्पैन पे W इंटेंसिटी की लोडिंग लगाई हुई है, यूनिट लोड, तो हमारा फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना आएगा WL²/12। इसको आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इसको हमेशा याद रखना है, हर जगह यही यूज होता है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में भी, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में भी। लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ऑफ एनालिसिस। फ्लेक्सिबिलिटी मेथड कौन से होते हैं? जो फोर्स मेथड होते हैं। द मेथड इज यूज्ड टू एनालाइज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। नहीं, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए किसी मेथड की क्या जरूरत, वो तो हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन से ही, इससे डेल्टा H = 0, डेल्टा V = 0, सॉरी सिग्मा M = 3 कंडीशन से ही सॉल्व हो जाते हैं वो तो ये तो बिल्कुल गलत, इसके लिए को मेथड जरूरत ही नहीं है। द मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर मैनुअल एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, ये भी गलत है। मैनुअल एनालिसिस नहीं, कंप्यूटर एनालिसिस में भी ये फ्लेक्सिबिलिटी मेथड यूज होता है। बोला सिर्फ हाथ मैनुअली कर सकते हैं आप इसमें, इसको कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है इस मेथड की। नहीं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कम है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड की, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी मेथड की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी है, टोटली मैनुअल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन इज द मेथड इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर विद लेसर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। ये आंसर बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड या फोर्स मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जिनकी NS लेस देन होता है NK, मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी से कम आ रहा है तब हम लोग फोर्स मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि मेंबर फोर्सेस कम है, मेंबर मतलब ये दोनों वेरिएबल क्वांटिटी है ना, इंडिटर्मिनेसी है बेसिकली। अगर फोर्स की इंडिटर्मिनेसी कम आ रही है तो मैं फोर्स मेथड यूज करूंगा, फोर्स के वेरिएबल कम है। अगर एन के कम आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वेरिएबिलिटी कम है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करूंगा, स्टिफनेस मेथड यूज करूंगा। तो ये बोल रहा है, अगर NS कम है, फोर्सेस की इंडिटर्मिनेसी कम है, तो मैं क्या करूंगा, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड को प्रेफर करूंगा। यही इसकी थ्योरी है। लास्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स नाम का ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स के लिए एनालाइज करने के लिए फ्लेक्सिबल मेथड यूज करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। कोई भी अगर मैंने कहीं गलती कर दी हो, किसी भी तरह का आपका फीडबैक हो, उसको सही करना हो, तो वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और भी ऐसी अच्छी वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के साथ और टेलीग्राम चैनल के साथ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए। और साथ साथ मैं चाहूँगा आप लोग एक बार विजिट करिए www.cizplus.com या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट
दोनों ही प्लेटफॉर्म है आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। और साथ साथ आप लोग हमारे इसी साथ जुड़िए रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो पूरा कंटिन्यू करिए। और आई विल से यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इसी तरह प्रिपेयर करते रहिए। मैं चाहूँगा आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग इसके डाउट सेशन में, इसके कमेंट सेक्शन में वो पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।